जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आपने अपना पैन कार्ड बना रखा है, अगर आप भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपका डेटा चेक नहीं किया जाता है। प्रॉपर सीपीसी बेंगलुरु में भी और भी इतने के इन्होंने चेक्स लगाए होते हैं। जो आप अगर सही से अपनी इनकम को नहीं दिखाते हैं या कुछ भी होशियारी वहां पे करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। आज हम इस वीडियो के अंदर 13 ऐसे रीजंस बताने वाले हैं जिसके कारण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। दोस्तों, इनकम टैक्स नोटिस के बहुत सारे सेक्शन होते हैं, अलग अलग सेक्शंस में नोटिस आता है। नोटिस आना एक सूचना देना होता है। कई बार तो आपसे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन सिर्फ बतानी होती है और कई बार आपसे कुछ डेटा उन्होंने मांगना भी होता है। तो अलग अलग सेक्शन के हिसाब से आपको अलग अलग नोटिस आते हैं, लेकिन आपको टाइमली उसको रिस्पॉन्स देना होता है। बहुत सारे नोटिस को तो एक हफ्ते के अंदर, 10 दिन में, 15 दिनों में इस तरह से टाइम देते हैं। मैक्सिमम 30 दिन का टाइम आपको देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे कौन कौन से 13 रीजन है जिनके कारण आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है। आगे से आप इन कारणों का ध्यान रखेंगे तो डिपार्टमेंट वाले कभी भी आपको नोटिस नहीं भेजेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं इनकम टैक्स से कोई भी नोटिस आता है तो वो क्या कारण से आ सकता है, ऐसी कौन कौन सी सावधानियां आपने बरतनी है ताकि आपको इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैक कर सकता है ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। क्योंकि आपको पता होगा कोई भी लेन देन करते हैं आपको वहां पे अपना पैन कार्ड देना होता है। चाहे सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कराना हो, शेयर मार्केट में हो, क्रिप्टो में हो, या किसी भी तरह का लेन देन करते हो, आपको केवाईसी के तौर पर पैन कार्ड देना पड़ता है। और जहां पर आपका पैन कार्ड दे दिया वहां पर यह मान के चलो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 1 मिनट में आपकी सूचना प्राप्त कर सकता है। डेटाबेस सिस्टम है इनके पास में ट्रैक करने का, एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, बहुत सारे लोगों का टीडीएस काटा जाता है, टीसीएस कलेक्ट होता है। इसके अलावा भी बहुत तरह की ट्रांजैक्शंस एंटिटी के साथ एमओयू कर लिया है। दोस्तों, बहुत बड़ी, जैसे मान लीजिए जीएसटी डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इन दोनों का आपस में एमओयू है कि आप अपनी सूचना हमें देंगे तो क्यों नहीं देंगे। जितने भी बैंक हैं, आप यहाँ पे एफडी कराते हो, कैश जमा कराते हो तो हमें बताएंगे, या और कोई भी रिपोर्टिंग एंटिटी जिनसे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हो रही है। मान लीजिए आप किसी डीलर से कार लेने जाते हो और 10 लाख से ऊपर की कार है, तो उस डीलर को भी बता दिया कि इस व्यक्ति का पैन कार्ड ले और हमें सूचना दे। पैन कार्ड से सारी ट्रैकिंग हो जाती है। जो भी आप इन्वेस्ट करते हो, जो भी आप खर्चे करते हो, जो भी आप चीजें आप अपने पैन कार्ड के आधार पर करते हो। तो दोस्तों, कौन कौन से सेक्शन के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकते हैं, तो इसके अंदर मैं बताना चाह रहा था कि सबसे पहले जब अपनी आप आईटीआर भरते हैं, कुछ नोटिस तो ऐसे आते हैं जो आईटीआर भरने के बाद आते हैं और कुछ नोटिस ऐसे हैं जो बिना आईटीआर भरे ही आते हैं। 139(9) का नोटिस आता है अगर आपने आईटीआर भरी है लेकिन उसको सही नहीं भरी है। 143(2) स्क्रूटनी अगर आपकी डिटेल के अंदर चेकिंग करनी होती है। 156 का जो आउटस्टैंडिंग डिमांड आई है, 245 आपका पुराना आपका कोई डिमांड करंट रिफंड से एडजस्ट कर लिया है। सेक्शन 148 बहुत ही खतरनाक सेक्शन, इनकम स्केपिंग असेसमेंट होती है। तो दोस्तों, आपके जो 13 हम ऐसे रीजन या पॉसिबिलिटी बताने वाले हैं जिसके कारण आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, जिसके अंदर पहला कारण है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एसेट और इनकम। एसेट होती है संपत्ति। अभी फिलहाल सरकार ने 1 करोड़, अगर आपकी ज्यादा 1 करोड़ या उससे ज्यादा की इनकम है तो एसेट लायबिलिटी का शेड्यूल भरना है। पहले ये 50 लाख रुपए हुआ करता था। अब दोस्तों, इफ यू आर ए टैक्स पेयर क्वालिफाई एज ए रेजिडेंट ऑर्डिनरी टैक्सलेंट, तो और आप इंडिया से बाहर कोई एसेट होल्ड करते हो किसी भी साल के किसी भी दिन के अंदर, तो आपको आईटीआर में डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। फॉरेन एसेट के अंदर फॉरेन का बैंक, कोई ई मूवेबल प्रॉपर्टी या कोई भी आपकी साइनिंग, आपकी देखिए फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, कोई भी कैपिटल एसेट है, इन सभी को आईटीआर में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आपको नेचर उसकी इनकम का हेड, और नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पता होगा आपसे नोटिस भेज के पूछ सकता है कि आपने ये चीज क्यों नहीं दिखाई। दूसरा कारण दोस्तों, नॉन फाइलिंग ऑफ नोटिस। बहुत बार होता है। आपने पता होगा जब साल खत्म होता है तो जहां जहां आपने पैन कार्ड दिया है एआईएस टीआईएस में, जैसे कि सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, क्रेडिट कार्ड, कैश डिपॉजिट, शेयर मार्केट के लेन देन, और अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख है ओल्ड में और 3 लाख रुपए है न्यू टैक्स रिजीम में, तो आपको आईटीआर भरनी मैंडेटरी हो जाएगी। दोस्तों, आईटीआर भरनी, और आपको अगर टैक्स बनता है तो टैक्स पे करना पड़ेगा। सैलरीड पर्सन है, अब इसमें क्या होता है दोस्तों, एक व्यक्ति था उसकी 12 लाख रुपए सैलरी थी और फॉर एग्जांपल उसका 1 लाख रुपए टैक्स बनता था और वो उसका टीडीएस कट गया, तो वो बोलता है कि मेरा तो टैक्स ऑलरेडी कट गया, मुझे किसी तरह की आईटीआर नहीं भरनी है। लेकिन अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है तो आईटीआर भरनी जरूरी है। नहीं तो इनकम टैक्स
टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। एक 7th प्रोविजो होता है, अगर आपने बिजली का बिल 1 लाख से ज्यादा, फॉरेन ट्रेवल में 2 लाख से ज्यादा, सेविंग अकाउंट में 50 लाख, करंट अकाउंट में 1 करोड़, इस तरह के कोई लेन देन किए, आपकी सेल 60 लाख से ज्यादा, आपकी सर्विस 10 लाख से ज्यादा है, तो आईटीआर भरनी मैंडेटरी है। तो इस तरह से दोस्तों आपको अपनी सारी की सारी इनकम को जोड़ना है। अगर आपकी आईटीआर भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो जरूर भरनी है। ये मैं आपको सैलरी वाला एग्जांपल बता, ये देखिए टीडीएस स्टेटमेंट ऑफ सैलरी एम्प्लॉय सेक्शन 192। तो इस एम्प्लॉयर ने इतने रुपए की इनकम दी थी। हालांकि मैं आपको फिर बता रहा हूँ 7 लाख रुपए तक टैक्स नहीं है, लेकिन 539 की इनकम है आपकी, जो कि 2.5 लाख या 3 लाख से ज्यादा है, तो आईटीआर भरनी मैंडेटरी हो जाने वाली है। तीसरा रीजन जो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, मिसमैच इन टीडीएस 26AS या आईटीआर। आईटीआर आप खुद चल करके सरकार को बताते हैं। अगर आपने टीडीएस कम क्लेम किया, ज्यादा क्लेम किया, जो कि 26AS फॉर्म में दिख रहा था, फॉर्म नंबर 16 सैलरी, 16A अदर देन सैलरी, एआईएस और टीआईएस जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको रिकंसाइल जरूर करना है आईटीआर भरते समय, क्लेम करना है आईटीआर फाइलिंग में। अगर आपने टीडीएस डिडक्शन और टीडीएस क्लेम के अंदर डिफरेंस प्राप्त किया, रिपोर्टिंग की आपने गलत या अलग हेड में, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। तो मैं आपसे फिर से यह सलाह देना चाहूंगा, एआईएस, टीआईएस और 26AS को जरूर चेक करें और उसके आधार पर ही आपको अपनी आईटीआर भरनी है। सेक्शन इसके बाद चौथा जो रीजन है दोस्तों, डिफेक्टिव रिटर्न। अब आपको पता होगा आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होती है। हालांकि 5, 6, 7 आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है, लेकिन आपकी इनकम के हिसाब से, मान लीजिए कोई शेयर मार्केट में लेन देन किया तो 2, इंट्राडे F&O 3, बिजनेस का परजम्पटिव 4, तो इस तरह से भरनी होती है। अब पिछले साल क्या हुआ, 194 जे प्रोफेशनल फीस, कमीशन, कॉन्ट्रैक्ट, इन तरह की इनकम में ये बिजनेस की इनकम होती है, तो आईटीआर 1 आप इसमें नहीं भर सकते थे। अगर ऐसा करते हो तो 139 का नोटिस आ जाएगा। टैक्स पेड किया लेकिन इनकम नहीं दिखाई, आपने टैक्स नहीं पेड किया, आईटीआर भर दी, बैलेंस शीट वगैरह आईटीआर 3 में नहीं भरी, आपका नेम वगैरह मिसमैच है, गलत आईटीआर का फॉर्म भर दिया, मतलब कोई भी कारण है, तो ये नोटिस आपको 15 दिन का टाइम देता है। 15 दिन में उस कमी को सही कर लेते हो तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों आपकी आईटीआर इनवैलिड हो जाएगी। ये माना जाएगा कि आपने आईटीआर भरी ही नहीं है। 5 नंबर की गलती जो इनकम टैक्स नोटिस आता है, यह है अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर का डाटा ट्रैक करता है, इंफॉर्मेशन उसके पास एग्जैक्ट आ जाती है, बैंक से जो लेन देन किया, जहां आपकी सैलरी आ रही है, ब्रोकर से किया, इंस्टीट्यूट से किया, तो टैक्स पेयर अगर उनमें से किसी को भी नहीं दिखाता है, मैं आपको फिर बताता हूं, अगर आपने म्यूचुअल फंड में किया, दोस्तों कमाई करी या नहीं करी वो अलग बात है, लेकिन ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई करना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसके अलावा 6 नंबर पर है नॉन रिपोर्ट ऑफ इनकम फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर। अब क्या होता है दोस्तों, आपने ए कंपनी में काम किया, मान लीजिए 8 महीने के लिए, उसके बाद बी कंपनी में काम किया, उसके बाद 4 महीने के लिए, या कई लोग तो एक साल में 4-4 कंपनियां बदल देते हैं। तो ड्यूरिंग आपने साल के अंदर जॉब चेंज कर दी, प्रीवियस एम्प्लॉयर ने 80C वगैरह के बेनिफिट दिए थे, लेकिन आईटीआर भरते समय वो शो नहीं हुए, सैलरी की इनकम, टीडीएस ओल्ड एम्प्लॉयर का, ये सारा का सारा अगर आपने डेटा मैच नहीं करवाया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। इसके बाद में दोस्तों अगली जो पॉसिबिलिटी है नोटिस आने की, ये है अनयूजुअल ड्रॉप। मतलब आपकी इनकम थी 12 लाख, फिर अगले साल 14 लाख, फिर 16 लाख, और उसके बाद में सीधी ही दोस्तों 6 लाख रुपए रह गई, या राइज हो गई। आपकी इनकम थी 12, 14, 16 और अगली बार आपने 50 लाख की इनकम दिखा दी। तो सडन वो जो भी आपका वोलेटाइल होता है इनकम के अंदर, अगर आप बिजनेसमैन या स्पेशली ट्रेडर हो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, बैलेंस शीट, बैंक स्टेटमेंट, लेकिन दोस्तों अगर आपने सारी की सारी इनकम को आईटीआर में ढंग से दिखाया है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लबिंग ऑफ इनकम, बहुत सारे लोग दोस्तों अगर जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो उनको भारी भरकम टैक्स ऑलरेडी लग रहा है, तो वो क्या करते हैं, टैक्स बचाने के लिए अपनी वाइफ के नाम या 18 साल से कम के बच्चे के नाम पैसा ट्रांसफर करके एफडी कराते हैं। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस जो क्लबिंग प्रोविजन के लिए होती है, जैसे कि एफडी, शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी, तो ट्रांजैक्शंस किसी और बंदे के नाम थी लेकिन क्लब आपने नहीं दिखाई, तो आईटीआर फाइलिंग के समय यहां पर भी नोटिस आ सकता है और आप इन्वेस्टमेंट को डिस्क्लोज नहीं करते हो, तो ये कारण आपका हो सकता है। 9 नंबर गलती है दोस्तों, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कई बार क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सीधा डायरेक्टली पता नहीं लगता है, आपकी ब्रोकर की रिपोर्ट में पता लगता है। इंट्राडे, F&O, आपकी चाहे लॉन्ग टर्म हो, चाहे शॉर्ट टर्म हो, चाहे इंट्राडे हो, सारी की सारी इकट्ठी सेल आती है। वाइल फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, एनी इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन
इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड थे या लिस्टेड इक्विटी शेयर थे, ये आपको पता होगा अब 1.25 लाख रुपए तक आपके ये माफ हो गए हैं। इसको भी ITR में दिखाना पड़ेगा। और शॉर्ट टर्म को बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म में दिखा देते हैं ताकि वो उनका 15 या 20% का टैक्स बच जाए। ऐसा नहीं करना है। अब दोस्तों अगली गलती, आपका टैक्स बन रहा था ITR में, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप सरकार से पैसा वापस मांग रहे हो। तो रिफंड क्लेम किया ITR में, टैक्स एरियर फॉर अर्लियर ईयर आइदर पेंडिंग और नॉट पेड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 245 में नोटिस भेज के एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देगा, टैक्स एडजस्टमेंट कर लेगा। इसके अलावा अब मान लीजिए दोस्तों 2024 के अंदर आपकी कोई डिमांड निकली थी और आपसे 10,000 रुपए वो मांग रहे थे। अब 2025 में क्या किया दोस्तों, आपका कोई रिफंड आया था 9,000 रुपए का, तो सरकार कहेगी 9 तो मैं नहीं दूंगी, आपसे पहले से ही 10,000 रुपए लेने हैं, तो आप 1,000 रुपए और दे दो। अगर यही आपका रिफंड होता 20,000 रुपए का, तो सरकार कहती 20 में से 10 हमने आपके पहले काट लिए और बाकी के 10,000 रुपए आप अपने संभाल लो। इसके बाद में दोस्तों कई बार रैंडम स्क्रूटनी हो जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। IT डिपार्टमेंट रैंडमली भी चेक करता है, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न आपकी पिक कर लेता है और आपको नोटिस भेजेगा रेगुलर असेसमेंट के लिए। आप अपने डॉक्यूमेंट दीजिए, आपने ATC के अंदर छूट ली थी, आपने HRA की छूट ली थी, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी खर्चे आ रहे हैं, आपके परचेज में जो भी बिल आपने दिखाए थे, वो सारे के सारे हमने वेरीफाई करने हैं। नॉर्मली 142 के अंदर, 143 के अंदर इस तरह की स्क्रूटनी ये करते हैं। एक और गलती दोस्तों 12 नंबर जो है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एग्जम्प्ट इनकम। दोस्तों एग्जम्प्ट इनकम नॉट डिस्क्लोज, इन्वेस्टमेंट मेड फ्रॉम एग्जम्प्ट इनकम नॉट मैच विद ITR। अब मान लीजिए छोटी सी एग्जांपल है, एग्रीकल्चर इनकम एक किसान कमा रहे हैं, चाहे वो 1 लाख कमाए, 10 लाख कमाए या 1 करोड़ रुपए कमाए, उसको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन इसके साथ में ही कोई और इनकम आ रही है, तो रीजन फॉर नॉट आपने क्यों नहीं दिखाया एग्जम्प्ट इनकम को, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम का मैंने एग्जांपल लिया, ये आपके टैक्स उस स्लैब को प्रभावित कर सकती है। जैसे कि इंटरेस्ट आपका PPF से आया, टैक्स फ्री बॉन्ड, पोस्ट ऑफिस या जो भी आपका ब्याज वगैरह बना था, वो आपको प्रॉपर रूप से वहां पे दिखाना पड़ेगा। आपने कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की दोस्तों, जो आपके AIS और TIS में शो हो जाती है, 26 AS में भी शो हो जाती है। आपने कैश डिपॉजिट किया सेविंग में 10 लाख से ज़्यादा, करंट में 50 लाख से ज़्यादा, प्रॉपर्टी खरीदी 30 लाख से ज़्यादा, अगर आपने FD कराई 10 लाख से ज़्यादा, क्रेडिट कार्ड का बिल भरा 10 लाख से ज़्यादा और हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स को ITR में नहीं दिखाया या ITR ही नहीं भरी, तो सेक्शन 148 दोस्तों आपके पीछे पड़ जाएगा, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। अदरवाइज नोटिस आएगा, रिपोर्टिंग एंटिटी सारी की सारी सूचनाएं उनको दे देगी। तो दोस्तों आप कैसे करेंगे, कोई भी एसेट या इनकम होल्ड करते हैं, इनकम या एक्सपेंडिचर करते हैं, कोई एग्जम्प्ट इनकम करते हैं, इन सभी को ITR में दिखाना सुनिश्चित करें। आप अपनी ITR जरूर भरें दोस्तों। ITR के फॉर्म होते हैं 1, 2, 3, 4। आपको प्रॉपर एग्जैक्ट ITR का फॉर्म भरना है। एक टैक्स प्रोफेशनल आपके पास पर्सनल CA जरूर होना चाहिए। ऐसा केस नहीं है तो 88,750 42,000 पर आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। रिकॉर्ड रखिए, बिना बात का लेन देन ना करिए, लीगल रहें, लॉयल रहें और टेंशन फ्री रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ITR फाइल कैसे करते हैं, आपको नोटिस का जवाब कैसे देना है, बहुत सारी वीडियो हम डालते रहते हैं, हमें सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो बहुत ज़्यादा लेन देन करते रहते हैं और इनकम टैक्स के नोटिस से वो नहीं डरते हैं। तो उनको पता होना चाहिए कब कब नोटिस आ सकता है। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।